हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा, जैसा हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने स्पेशल पेडागोजी बैच के नाम से एक पेडागोजी क्लास स्टार्ट करी है, जिसमें लास्ट भी हमारे 2 लेक्चर हुए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम लोगों का सेकंड चैप्टर है वृद्धि एवं विकास, जिसको हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, पेडागोजी को डिस्कस कर रहे हैं, वो आप कोई भी एग्ज़ाम दें, जहाँ जहाँ पेडागोजी आती है, लाइक सीटेट है, एसटेट है, टेट है, केवीएस है, एनवीएस है, या किसी दूसरे स्टेट के टेट को आप दे रहे हो, या केवीएस के एग्ज़ाम को दे रहे हो, या एनवीएस को दे रहे हो, तो उसमें कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बस होगा क्या कि ये सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में लेक्चर कर रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे, पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, तो जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, बस उसके प्रीवियस पेपर्स को एनालिसिस कर लीजिएगा और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बेटा, एक चीज़ और भी है कि जो आज फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि उन्हें अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। और सब विद्यार्थियों को शेयर जरूर करना है। जितना मैक्सिमम इसे आप शेयर करोगे उतना अच्छा होगा। परिवार में दूसरे अन्य सदस्य भी जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को आज की। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेटा, होता क्या है कि आजकल कई बार आप अपने नोट्स नहीं बना पाते हो, या नोट्स बनाते हो तो कुछ टॉपिक आपके बीच में मिस हो जाते हैं, या एक प्रॉब्लम और भी आती है कि कितनी एक्यूरेसी है वो नोट्स में। आजकल पेडागोजी में एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। कितनी शुद्धता है, जो मैटर आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, वो कितनी उसके अंदर क्वालिटी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि आपके लिए एक क्लास नोट तैयार कर दिया जाए सीडीपी का। ठीक है, तो बाल विकास में हमने आपके लिए क्लास नोट्स तैयार करे हैं। आप देख पा रहे होंगे, कुछ डेमो के फॉर्मेट में मैंने आपको दिखाया है। और ये टोटल आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं और कॉन्सेप्चुअल है, और फिगर भी मैंने बीच बीच में आपको दे रखे हैं। ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। और एक बार आपके पास मैटर हो जाएगा तो फिर आपको पेडागोजी में कहीं कोई समस्या किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं आएंगी। ये अभी जन्माष्टमी ऑफर है, 79 रुपीज़ का आपको मिल रहा है पीडीएफ के फॉर्मेट में। आप उसका प्रिंट भी ले सकेंगे, है ना। कोई इशूज़ नहीं होंगे, मतलब प्रिंट भी ईजिली मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज हमारी क्लास होगी, हम लोग समझेंगे वृद्धि एवं विकास को। वृद्धि एक्चुअली क्या होती है उसके संबंध में जानेंगे। ग्रोथ क्या होती है, बढ़ने की क्रिया को क्या लिखा हुआ है। बढ़ने की क्रिया मतलब लंबाई का बढ़ना, शरीर के अंगों की लंबाई का एक निश्चित अवधि में बढ़ना वृद्धि होती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है निश्चित अवधि में बढ़ना। ठीक है, तो देखिएगा, कहने का अर्थ ये हो गया कि वृद्धि उसे कहेंगे जब शरीर के अंगों में परिवर्तन हो, उसके आकार में परिवर्तन हो, उसकी लंबाई बढ़ रही हो। ठीक है, और यह वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित अवधि तक ही होती है। मतलब यूं कहें कि वृद्धि की समय सीमा क्या है, निश्चित है। ये उसकी एक विशेषता है। इस फिगर के द्वारा, पिक्चर के द्वारा हमने आपको कुछ बताने की कोशिश करी है कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से धीरे धीरे करके एक छोटा सा पौधा पेड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुई, उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। फिलहाल मैं वृद्धि के कॉन्सेप्ट पर हूँ, इसलिए विकास की कोई बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम विशेषताओं में थोड़ा सा जानेंगे कि वृद्धि में देखिए दिशा नहीं होती है। दिशाहीन होने का मतलब होता है कि ग्रोथ में किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं पाया जाता कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। आप समझते हो, लड़कियों का बायोडाटा शादी से पहले भेजा जाता है, जिसमें लिखा होता है कि हमारी लड़की की लंबाई 5 फीट इतने इंच है। तो एक्चुअली वो मापन है, तभी तो कहा जा रहा है। आप नोटिस कीजिए, कभी कहा गया कि हमारी बिटिया का विकास 4 केजी हो गया है, 15 केजी हो गया, 12 केजी हो गया, 5 फीट हो गया, कुछ हुआ क्या? डेवलपमेंट को मापा ही नहीं जा सकता, लेकिन ग्रोथ को मापा जा सकता है, इसलिए लिखा जा रहा है कि इनकी लंबाई 5 फीट है। आप समझ रहे ना। नेक्स्ट आते हैं, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है,
क्योंकि इसमें रिजल्ट होता है परिमाणात्मक। कैसे? मैंने कहा ना अभी कि किसी लड़की की शादी के समय जो बायोडाटा जाता है उसमें लिखा है कि लड़की की लंबाई 5 फीट 6 इंच है, 3 इंच है, तो वो क्या है? उसका परिमाण ही तो है। ठीक है, आते हैं समझते हैं विकास को। विकास क्या है होता है? डेवलपमेंट को समझेंगे। लिखा है कि बालक की हड्डियों में कड़ापन मतलब टाइटनेस आना, और उसका मैच्योर होना। किसका? किसी भी जीव का, किसी भी व्यक्ति का, उस विषय का जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें किसको इंगित कर रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं? विकास को। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये एक नवजात पौधा है, फिर थोड़ा सा अगली स्टेज में शैशवावस्था में पहुंच गया, ये बाल्यावस्था, अभी देखिए किशोर हो गया है। आप देख रहे हैं इस पेड़ की मोटाई बढ़ चुकी है, इसमें मैच्योरिटी आ चुकी है, इसमें टाइटनेस आ चुकी है। इसे आप एक हाथ से अकेले उखाड़ के फेंक सकते हैं। इसको उखाड़ने में या हटाने में, काटने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, इसमें बहुत सारा वक्त लगेगा। ठीक है, और ये भारी हो चुका है, तो इसका ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? ये आपके डेवलपमेंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्या? विकास का सीधे मापन नहीं हो सकता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना। क्या कभी ऐसा कह पाना मुश्किल होगा कि 12 साल के बच्चे का विकास 6 फीट हो चुका है, 18 साल के बच्चे का विकास 12 फीट हो गया है? कुछ ऐसा हो सकता है? कोई मेजरमेंट है उसका, कोई स्केल हो सकती है? विकास स्केलिंग है ही नहीं, उसको मापा नहीं जा सकता। और एक बात कि विकास का क्रम निश्चित होता है, सीक्वेंस उसका निश्चित होता है। ठीक है, उस विकास के क्रम को हमने यहाँ आपको समझाने की कोशिश करी है। निश्चित कैसे होता है? आप समझते हो कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो इन्फेंसी एज में पहुँच जाता है, जो 0 से 2 साल मानी जाती है। उसके बाद समय गुजरने के साथ थोड़ा उम्र बढ़ेगी, 2 साल वो क्रॉस कर लेगा, फिर वो चाइल्डहुड में पहुँच जाएगा। फिर उसकी अगली स्टेज एडोलेसेंस की हो जाएगी, मतलब किशोरावस्था की हो जाएगी। फिर वो एडल्टहुड मतलब वयस्कावस्था में पहुंच जाएगा, और फिर वो ओल्ड एज या वृद्धा अवस्था में आ जाएगा। आप समझते हो ऐसा कहीं नहीं बच्चा होगा कि कोई बच्चा बहुत संपन्न परिवार में पैदा हो तो इन्फेंसी से सीधे एडोलेसेंस में आ जाए। समझ लो, मतलब भाई अगर वो संपन्न परिवार में है तो उसके न्यूट्रिशंस अच्छे होंगे, उसे खाने पीने और बाकी चीज़ों की व्यवस्थाएं उसकी अच्छी होंगी, हेल्थ इश्यूज उसको कम हो रहे होंगे। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है कि उसके शरीर का विकास तेज होना चाहिए। तेज का मतलब ये थोड़ी होगा कि इन्फेंसी से सीधे एडोलेसेंस में चला जाएगा। सीक्वेंस सभी बच्चों का यही रहेगा, चाहे वो संपन्न हो या फिर आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि विकास का क्रम क्या होता है, निश्चित होता है। आइए जानते हैं कुछ और विशेषताएं। विकास जीवन पर्यंत चलता है बेटा, ये कभी खत्म होने वाली चीज़ ही नहीं है। जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे तब तक आपका विकास लगातार होता रहेगा। लेकिन हमने पीछे पढ़ा है अभी कि वृद्धि एक निश्चित अवधि तक ही होगी, जीवन पर्यंत वो नहीं होती, उसकी एक समय सीमा है। ठीक है, और अगर ये समय सीमा नहीं होती तो अगर कोई व्यक्ति 18 साल में 6 फीट का है, जब वो 48 का हो जाएगा या 72 साल का हो जाएगा तो उसे अपनी लंबाई का 4-5 गुना हो जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विकास जो होता है वो क्वांटिटेटिव होने के साथ साथ में क्वालिटेटिव भी होता है। विकास में दिशा होती है, इस बात की पुष्टि श्रीमती हरलॉक ने करी थी। और वो दिशा कौन सी होती है? हेड टू टो, सिर से पैर की ओर। ठीक है, इसे आप जान भी सकते हो, जैसे कि बच्चे का सबसे पहला कंट्रोल उसके हेड पर आता है, फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन और चेस्ट में पहुंचता है, फिर धीरे धीरे जब विकास कमर तक पहुंचता है तब बच्चा बैठना शुरू करता है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि विकास की जो दिशा है वो सिर से पैर की ओर हो रही है, हेड टू टो हो रही है। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि विकास के कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। आप समझते हो
फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को आप कहोगे शारीरिक विकास। ठीक है, इस शारीरिक विकास में क्या है आप समझ लीजिएगा कि शारीरिक विकास का अर्थ होता है जब शरीर के सभी अंगों का एक आनुपातिक या समुचित वृद्धि और विकास हो जाए, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट कहेंगे। मतलब यूँ कहें कि शरीर के आकार एवं आकृति में जब परिवर्तन हो रहा होगा, मस्तिष्क अपना आकार ले रहा होगा, तो एक्चुअली किसकी बात हो रही है, फिर फिजिकल डेवलपमेंट उसका हो रहा है। सेकंड पार्ट आते हैं आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको आप मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हो। देखिए मैंने आपको तस्वीर के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। मेंटल डेवलपमेंट को मानसिक विकास कहते हैं। इस मानसिक विकास में क्या आता है, जैसे सोचने समझने की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता, प्रत्यक्षीकरण मतलब परसेप्शंस, इमेजिनेशन कल्पना करना, मेमोरी का मजबूत होना, भाषा का विकास, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आते हैं, है ना। संज्ञान के विकसित होने का अर्थ यही होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे होता है और ये भी एक विकास का प्रकार है। मोरल डेवलपमेंट की बात आ जाती है। देखिए हम सब जन्म के बाद अपने परिवार और समाज के बीच रहते हैं, जहाँ पर हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है, मतलब नैतिक व्यवहारों को हम सीखते हैं। हमें सीखने का अवसर मिलता है कि हम अपने समाज में किस तरीके से नैतिक व्यवहार करेंगे और हमें समाज में किस तरह से रहना है। ठीक है, और उसकी नीतियों को परिवार के मध्य, अपने माता पिता भाई बहनों के बीच कैसा व्यवहार करना है, स्कूल में मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अध्यापक के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें आपके मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती हैं, जो व्यक्ति के जीवन को अनुशासित बनाती हैं। चलिए सोशल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, सामाजिक विकास की बात कर लेते हैं। सामाजिक विकास कहने को ज़रूर होता है कि हमारा विकास समाज में होता है। सच पूछिए समाज स्वयं विकसित होता है हमसे, जब हमारे अंदर, नोटिस कीजिएगा, जब हमारे में फिजिकल डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, डायनेमिक और मोटर डेवलपमेंट होगा, तो हम एक मजबूत और सुदृढ़ नागरिक बन चुके होंगे और हम ही से बनता है फिर एक समाज। ठीक है, तो समाज की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम इन सब चीज़ों में विकसित होते हैं। और एक बात और है, उसका इसी का दूसरा पहलू ये भी है कि इन सभी गतिविधियों का विकास भी सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब यूँ कहें कि सोशल डेवलपमेंट से बाकी सारे डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए सामाजिक विकास के संबंध में अगर जानना ही है तो आप समझते ही हो कि हम सब अपने वातावरण, समाज, परिवार के बीच किस तरह से खुद को समायोजित करते हैं। और हर समाज की अपनी नीतियाँ, आदर्श, रीति रिवाज, परंपरा होती है। उसी के अनुकूल समाज में हमें रहना होता है और समाज में वैसे ही हमें व्यवहार करना होता है ना। हरलॉक का एक स्टेटमेंट भी है इसको लेकर के, सोशल डेवलपमेंट को लेकर के। उन्होंने कहा था कि सामाजिक विकास से तात्पर्य है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से। मतलब समाज में जो कुछ भी व्याप्त है, सिद्धांत, नियम, उनको सीखने के बाद या उनको सीखने की क्षमता को विकसित करना सामाजिक विकास है। सेम थिंग आती है आपके लैंग्वेज, भाषा के विकास। आप समझते हो कि भाषा हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, इसलिए लैंग्वेज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक अपनी स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। सही शब्दों का प्रयोग करना, उचित शब्दों का प्रयोग उचित स्थिति में करना, ये सब हमें सीखना होता है। प्रारंभिक दिनों में बच्चे जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे परिवार और विद्यालय और समाज के बीच रह करके अपनी भाषा का विकास भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाषा का विकास।
इमोशनल डेवलपमेंट को अगर हम एक लाइन में कहें तो इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है संवेगात्मक विकास, या यूं कहें कि अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना। जो आप अनुभव करते हो, महसूस करते हो, क्या हर बात समाज के मध्य आप रख देते हो? क्या हर अनुभव आपको समाज से ही मिला होता है, या कई बार हम इमोशंस के आधार पर समाज को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है? तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो इमोशंस हैं इनको हेल्दी डेवलपमेंट या हेल्दी ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं जानते हो, इमोशंस और फीलिंग्स अगर डेवलपमेंट ठीक हों, हेल्दी प्रोसेस में अगर ये डेवलप हों, तो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट, मेंटल प्रोसेस, ब्रेन प्रोसेस ये भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होती हैं, और साथ में हमारा सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी। ठीक है, सो इमोशनल डेवलपमेंट ठीक होना बहुत ज़रूरी है। खैर, इन पर हम लोग फिर बाद में और चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे आते हैं, देखते हैं मोटर या डायनेमिक डेवलपमेंट। इसको आप क्रियात्मक विकास या गत्यात्मक विकास भी कह सकते हैं। हरलॉक ने इसके संबंध में तो सीधी बात ये कही कि मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना ही क्रियात्मक कौशल होगा। अगर ये बात हरलॉक की आपको समझ नहीं आई तो आप यूँ समझें, जब किसी बालक में काम करने की क्षमता विकसित हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि उसके अंदर मोटर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब आते हैं, ये दो प्रकार का होता है, एक है फाइन मोटर स्किल, दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस और फाइन के बीच क्या डिफरेंसेस हैं इनको समझ लो। जो फाइन मोटर होता है इसको सूक्ष्म गतिक कौशल या सूक्ष्म पेशी विकास भी कहते हैं। ग्रॉस मोटर को स्थूल पेशी कहा जाता है। फाइन मोटर क्या होता है इसको समझिएगा। जब फाइन मोटर स्किल का मतलब हो गया जब हमारे शरीर की छोटी छोटे अंग या छोटी छोटी मांसपेशियां एक समूह में काम करती हैं, है ना। जैसे ब्लॉक बनाना या तर्जनी से काम को करना या सुई में धागे को डालना, आप समझ रहे हो ना। पेंसिल से लिखना, राइटिंग करना, ये सब आपके फाइन मोटर के टास्क हो जाते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब ये हो जाता है जब शरीर का अधिकतम हिस्सा किसी काम को करने में लगता हो, या यूँ कहें कि शरीर की बड़ी मांसपेशियों का समूह किसी काम को करने में व्यस्त हो जाता हो, जैसे तैरना, उछलना, साइकिलिंग करना, ये सब आपके ग्रॉस मोटर स्किल के एग्जाम्पल बनते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और बेटा हर चैप्टर को हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है जिससे आपको पढ़ने में ऊब ना हो, और बहुत मस्ती के साथ पढ़िए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स बना लीजिए। लेक्चर को रिवाइज करके देखना है, वो कर लीजिए। और कुछ भी ना हो सके तो नोट्स ज़रूर परचेज कर लें। ये आपके आने वाले सीटेट, एस्टेट जो भी एग्ज़ाम्स आपके आएंगे उसमें बेनिफिशियल होगा। और ये हमारे पास फ्री टाइम में अभी आप अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और टाइम दे के पढ़ सकते हैं। और इसमें करीब 17 से 18 टॉपिक हमने इंक्लूड करें, तो इतनी आसानी हो जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा। चलिए कल करते हैं अपनी क्लास को फिर से। फ़िलहाल इस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे और सीख लेंगे। थैंक यू सो मच।